बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है ना पढ़ाई में? इसी तरीके से आप लेटेस्ट वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए व्युत्पत्ति के साथ, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स एक छोटे से लेक्चर में मैं आपको कलेक्ट करके देता हूं ताकि आप ग्रो कर सकें। ठीक है, आज जो डिस्कशन है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, अगर मैं कुछ पिंड लूं और उनको आनत तल से लोटनी गति करने के लिए छोड़ दूं, तो आप देखिए कि आपके मेरे पास मान लीजिए एक ठोस बेलन है, मेरे पास एक रिंग है, वलय है, एक डिस्क है, एक चकती है, एक सिलेंडर है। इन सबको एक साथ छोड़ा जाए तो आप देखिए कि कौन सा पिंड जल्दी पहुंच रहा है। आखिर वही क्यों जल्दी पहुंचा? सबका द्रव्यमान भी बराबर है और साथ ही साथ सबकी त्रिज्या भी बराबर है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। और ये हम तभी देख पाएंगे जब हम निकाल लें कि कौन सा पिंड कितने समय में पहुंचेगा इसको। तो हम यही देखना चाहते हैं आनत तल पर लोटनी गति। अभी जो पिंड को प्योर रोलिंग मोशन में हम छोड़ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से छोड़ रहे हैं कि मान लेते हैं कि जो आपकी घर्षण है कुछ इस तरीके से हो रहा है बच्चों, कि जो आनत तल पर उपस्थित घर्षण है वो इतना ज्यादा पर्याप्त है कि वो पिंड को लौटनी गति प्रदान कर सके। वरना लोटनी गति आई कहां से, इस बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोटनी गति आखिर कैसे हो रही है। आखिर हमने छोड़ा तो लोटनी गति कैसे आई? तो बेटा, जब मैं किसी पिंड को इस आनत तल से छोड़ता हूं तो क्या होगा? घर्षण आएगा। तो क्यों आएगा, कौन सा घर्षण आएगा, इस सब की बातचीत भी देख लेते हैं। तो जब मैं इस पिंड को ऐसे छोड़ूंगा तो इस पिंड पे देखिए उपस्थित क्या होगा? द्रव्यमान होगा। उस द्रव्यमान की वजह से भार होगा। भार का एक घटक यहां आएगा। तो इस पिंड की एक आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है भार के इस घटक की वजह से। इस घटक को हम लोग कहते हैं mg sin थीटा। mg sin थीटा की वजह से बेटा इस पिंड की आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है। कहां की तरफ फिसलेगा भाई? सारे, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से फिसल रहा हो तो सारे के सारे कण नीचे की तरफ जाएंगे तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। ये फ्रिक्शन आएगा और ये फ्रिक्शन इस तरीके से आएगा कि इस कण पर जो आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति यानी कि जो त्वरण है, टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है, स्पर्श रेखीय त्वरण है, उसको कर पाए जीरो। अगर उसको जीरो कर दिया तो फ्रिक्शन ने अपना काम कर लिया, तब आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति को वो समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्यों आएगा ये समझ में आया? होगा क्या कि सभी पे क्या होगी? टेंडेंसी होगी फिसलने की। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ फिसल रहा है? इधर की तरफ, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक बात है। कितना फ्रिक्शन आएगा? कितना न्यूनतम फ्रिक्शन चाहिए कि शुद्ध लोटनी गति हो पाए? कितना समय लगेगा अगर मैं इसे h हाइट से नीचे रिलीज करूं तो नीचे पहुंच पाने पर? क्या त्वरण होगा द्रव्यमान केंद्र का? क्या कोणीय त्वरण होगा वस्तु का? इन सारी बातों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैं ये मान लेता हूं कि आपकी जो सतह है वो इतनी खुरदरी है कि वो जो है आपका प्योर रोलिंग मोशन करा सकती है, शुद्ध लोटनी गति करा सकती है। ये मैं मान लेता हूं। ठीक, अब ऐसी परिस्थिति है तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बेटा, ये आपका मान लीजिए कोई पिंड है। इस पिंड का इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसे हम m के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी त्रिज्या r कह सकते हैं। अब देखिए, इस पर जो एक बल कार्यरत होगा वो होगा इसके भार का एक घटक, जिसे हम कहेंगे mg sin थीटा। ठीक है ना? तो ये mg sin थीटा इधर की तरफ लग रहा होगा। इसकी वजह से आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति आ रही होगी, तो फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ लग रहा है। साथ ही साथ इधर एक नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपकी अभिलंब प्रतिक्रिया कहलाती है, वो आनत तल दे रहा होगा ऊपर की तरफ। और बेटा, इधर की तरफ इसके भार का एक घटक आ रहा होगा mg cos थीटा। ठीक, ये नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, n इज इक्वल टू mg cos थीटा।
तो बेटा कभी भी मैकेनिक्स का सवाल बनाना हो, एफपीडी जरूर बनाना है। कहीं ना कहीं अगर आप एज्यूम करके चल लोगे तो कोई ना कोई बल भूल जाओगे, है ना। तो इसलिए हर एक पॉइंट को डिटेल में जानना है, कुछ मिस ना हो जाए। अगर मिस हो जाएगा तो कैसे बनेगा अपना एडवांस का सवाल, है। तो अब यहां पर हमें सारी बातें समझ में आई। अच्छा जी, अब सबसे पहले मुझे देखना है इस के ऊपर कितना फ्रिक्शन है, इसको मैं जानना चाहता हूं। बहुत आसान है तरीका। देखिए, द्रव्यमान केंद्र जो त्वरित होगा उसका एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन AC से लिखूंगा मैं। AC लिखूंगा तो वो AC किस तरीके से होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये AC बराबर होगा जितने भी बाह्य बल कार्यरत हैं उसकी वजह से आएगा। तो मैं लिखूंगा mg sin थीटा एक बाह्य बल हो गया माइनस का फ्रिक्शन, दूसरा बाह्य बल हो गया बराबर द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान केंद्र का वेग, माफ कीजिएगा त्वरण। ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमने कह दिया। अब अगर मैं बात करूं तो टाउ बराबर आपने पढ़ा है आई अल्फा। अब हमें टाउ लिखना है। टाउ लिख रहे हैं हम किस पॉइंट के, C पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं mg sin थीटा की क्रिया रेखा और mg cos थीटा की क्रिया रेखा और नॉर्मल रिएक्शन की क्रिया रेखा तीनों C बिंदु से ही गुजर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में इन तीनों का जो घूर्ण मैं कहूं बल आघूर्ण है वो शून्य हो जाएगा। तो बचता केवल फ्रिक्शन का ही है। तो फ्रिक्शन का बल आघूर्ण की बात करें तो फ्रिक्शन का बल आघूर्ण जो होगा Fr इज इक्वल टू होगा, ये कितना होगा Fr इंटू R, इसका बल आघूर्ण हो गया I अल्फा के बराबर होगा। तो टाउ आपका Fr इंटू R हो गया। बाकी सारे बलों का जो मैं कहूं जो इसका वेट है वो भी सेंटर से ही जा रहा होगा mg, ठीक है। तो इसका भी बलाघूर्ण शून्य है, इसका भी बलाघूर्ण शून्य है, केवल इसका बचेगा। तो Fr इंटू आर इसका बलाघूर्ण हो गया I अल्फा के बराबर हो गया, क्योंकि शुद्ध लोटनी गति है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका A टेंजेंशियल अल्फा आर के बराबर होता है। A टेंजेंशियल अल्फा आर के बराबर होता है। A टेंजेंशियल को अल्फा आर के बराबर रख देंगे। अब A टेंजेंशियल माफ कीजिएगा AC जो है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। बस इस बात को याद रखना है हमें। याद क्या, ये तो हमें पता ही है। कैसे, देखो बेटा आपने पढ़ा है ना VC इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहां पे आप क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो AC बराबर आर अल्फा के आ जाएगा। तो ये हमें पता है कि अगर शुद्ध लोटनी गति है तो आपका AC बराबर आर अल्फा के होना चाहिए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन है, अब ध्यान से देखिएगा आगे की बातचीत। ये आपका इस तरीके से गति में है। AC की वैल्यू क्या है हम यहां से उठा के रख देंगे, ठीक। I Fr इंटू R इज इक्वल टू I अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AC बाई R। तो यहां से लिख सकते हैं Fr इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू I इंटू AC, ठीक है। और AC को उठा के यहां रख देंगे तो AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, AC इज इक्वल टू आ रहा है Fr आर स्क्वायर बाई I। इसको उठा के इसमें रख देंगे तो देखिए mg sin थीटा m Fr आर स्क्वायर बाई, यहां पर क्या हो गया m के स्क्वायर। I की वैल्यू मैंने रख दी IC इज इक्वल टू m के स्क्वायर के। तो इस चीज को हमने देखा। साथ ही साथ ये फ्रिक्शन भी इधर प्लस में चला जाना है, तो ये फ्रिक्शन आ गया। अब यहां पे हम कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो देखो m से m कैंसिल हो गया तो फ्रिक्शन इधर कॉमन आ गया। तो मुझे देखने को मिलता है यहां पर k स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक है। या इस फॉर्मेट में भी लिखा रहने दे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास यहां से फ्रिक्शन आ जाता है। फ्रिक्शन कितना आया,
एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये फ्रिक्शन आया। ठीक है, ये फ्रिक्शन आया। भाई अगर इतना फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन कर क्या रहा है एक्चुअल में? ये फ्रिक्शन आपके सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को रेगुलेट कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन को ये रेगुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से शुद्ध लोटनी गति हो पाए। ठीक है ना। अब बेटा हम देखते हैं कि यहां पर फ्रिक्शन के बाद हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। साथ ही साथ यदि सतह इतना फ्रिक्शन दे सकती है तभी तो लोटनी गति हो पाएगी। सतह में औकात ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं, उतना घर्षण बल प्रदान कर पाने की, तो क्या लोटनी गति हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी। क्या लोटनी गति हो सकती है? अगर फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम, जो अधिकतम घर्षण बल है, वो सतह इतना नहीं दे सकती, तो क्या आपकी लौटने गति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तब तो ये फिसल रहा होगा। तो ये हमें बात रखना है। अब अधिकतम घर्षण जो आपका हो सकता है, स्थैतिक घर्षण, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो बराबर क्या होता है? म्यू एन के, और एन बराबर एम जी कॉस थीटा है। तो म्यू एम जी कॉस थीटा जो है बड़ा या बराबर होना चाहिए एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर के। ठीक है, इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए। mg से mg गया तो आपका म्यू, ये कॉस थीटा इधर आ गया, और म्यू जो है ये टेन थीटा बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर से बड़ा या बराबर होना चाहिए इतने का, तभी ये लौटनी गति हो सकती है, वरना ये फिसलने लगेगा। ये सवाल पूछा जा सकता है बच्चों। तो ये एक डिटेल्ड इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सारी चीज फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। बच्चों अब देखिए ध्यान से कि हम लोग फ्रिक्शन देखना चाहते हैं। फ्रिक्शन तो हमने देख लिया, अब मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन क्या होगा, इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा, जिस त्वरण से ये नीचे आ रहा होगा। इस त्वरण की सहायता से ही तो निकाल पाएंगे कि कितना समय लेगा। तो त्वरण निकालने के लिए ये देख लीजिए आप। ठीक, अच्छा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, एफ आर आर स्क्वायर, और यहां पर हम लिख लेते हैं एम के स्क्वायर। तो ये लिखा जा सकता है फ्रिक्शन बाई एम इंटू आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे AC मिल जाना है। AC है द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, तो यहां पर यही करेंगे। तो जैसे ही हमने ये किया, AC M से डिवीजन तो कैंसिल, यहां आ गया G साइन थीटा। हाँ जी, तो ये हो गया आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। नीचे से आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर को कॉमन ले लो, देखो कितना आसान हो जानी है चीजें। तो ये हो जाता है जी साइन थीटा, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ जाना है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कितना समय लगेगा इसको नीचे पहुंचने के लिए, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर इस टाइम को भी देखेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे ये सारा पोर्शन रब करना पड़ेगा। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग। बच्चों अब ध्यान से देखिएगा कि आपका जो ये है AC, इसकी वैल्यू आई है जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मैं देखना चाहता हूं कि अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि K की वैल्यू क्या सभी के लिए सेम होती है? अगर मेरे पास समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के कुछ पिंड हैं, जैसे कि ठोस गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, सॉलिड डिस्क हो गई, डिस्क तो खैर सॉलिड होती है, या रिंग हो गई, या हॉलो सिलेंडर हो गया, इन सब के लिए K की वैल्यू सेम रहती है क्या? भाई K की वैल्यू तो बदलती रहती है आकृति के साथ साथ, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करेगा। तो समान द्रव्यमान,
और समान त्रिज्या के होने के बावजूद भी k की वैल्यू भिन्न होगी। यानी कि यदि समान त्रिज्या और समान द्रव्यमान के विभिन्न आकृति के, जिसमें आपका द्रव्यमान का वितरण अलग अलग तरीके से है, ऐसे पिंडों को अगर हम आणत तल पे छोड़ें तो इनका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। अब जिसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से नीचे पहुंचेगा, या इस बात को ऐसे कह सकता हूं कम समय लेगा। देखा जा सकता है ना, जिसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा तेजी से आपका नीचे पहुंचेगा, या मैं कहूं कम समय में नीचे पहुंचेगा। जिसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जितना कम होगा उतना वो टाइम लेगा। है ना आसान बातचीत। तो बेटा ये पॉइंट हमें समझ में आया। अब हम देखें तो टाइम देखना चाहते हैं। यहां पे मोशन जो हो रहा है स्टार्ट मान लेते हैं रेस्ट से हो रहा है, तो रेस्ट से अब अगर ये h हाइट से छोड़ा जाए तो बच्चे ये लंबाई जो हो जानी है h बाई साइन थीटा हो जाएगी, और इसको नीचे आने में जो टाइम लगेगा t बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई साइन थीटा इंटू AC हो जाएगा। ठीक है, AC। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे आया? सिंपल सा फॉर्मूला S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही यूज किया है। u 0 है, माना कि ये प्रारंभिक वेग इसका 0 है, और s आपका h बाई साइन थीटा, ए ये रहा, आप t निकाल सकते हैं। ठीक, तो बेटा यहां पर अगर हम देखें तो t जो है और हल कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2h, यहां पर ac की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाना है g साइन स्क्वायर थीटा, g साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो है पोर्शन ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। टी को देखो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी 1 बाई साइन थीटा एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका के जितना कम होगा, के जितना कम होगा उतना समय भी वो कम लेगा नीचे पहुंचने में। इसलिए भिन्न भिन्न आकृति होते हुए भी, माफ कीजिएगा, समान आकृति होते हुए भी, समान द्रव्यमान तथा आकृति होते हुए भी, आकृति से यहां तात्पर्य मेरा त्रिज्या से है, तो समान त्रिज्या या समान द्रव्यमान होते हुए भी समान समय में नहीं पहुंच रहे। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि द्रव्यमान का वितरण पर निर्भर करती है बात। अब के किसके लिए सबसे कम है? अगर मैं बात करूं आपके लिए रिंग की तो के का मान आर ही होता है, बात करूं चकती की तो के का मान आर बाई रूट 2 हो जाता है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊं इस क्रम में तो याद रखिए के का मान, जिसका मान सबसे कम होगा, जिसका जड़त्व गुण सबसे कम होगा, उस वस्तु के लिए के का मान भी कम होगा। ऐसी वस्तु है आपका ठोस गोला। ठोस गोला का अगर आप याद करें, जो आपका जड़त्व आघूर्ण है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो यहां पर k का मान भी उसके लिए कम होगा। k का मान अगर देखूं तो स्क्वायर रूट ऑफ i बाई एम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 r। तो आपका ठोस गोला सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगा जितना। उसके बाद आप देखिए कि किसका जड़त्व आघूर्ण कम है, वो है खोखले गोले का 2/3 r स्क्वायर। उसके हिसाब से आप देखते जाएं किसका किसका, माफ कीजिएगा कि यहाँ पे 2/3 r स्क्वायर खोखला गोला नहीं आएगा, r/2 भी पॉसिबल है, r/√2 भी पॉसिबल है। तो हम देखते जाएंगे कि किसका किसका आपका जड़त्व आघूर्ण कम है, उस हिसाब से वो पहुंचता जाएगा। अब इसके बाद सबसे कम किसका आता है उसको देख लेंगे, है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने टाइम भी निकाल लिया। अब एक और सवाल इसमें पूछ लिया जाता है कि ठीक है, मैं यहां तक की सारी बातें समझ में आई, वेग कैसे निकालें, अगर कितने वेग से ये नीचे आ रहा होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं गतिज कार्य गतिज ऊर्जा सिद्धांत, वो भी आपके रोटेशनल मोशन में। इसको आगे लेक्चर में देखेंगे पूरी परिभाषा के साथ, तो अभी इसको नहीं देख रहे हैं कि वेग कितना होगा, वो आगे देखेंगे। अभी त्वरण की ही बातचीत करी,
समय की बातचीत करें। अब अगर आप निकालना चाहते हैं कि भाई काइनेमेटिक्स निकाल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप वेग देखना भी चाहते हैं तो यहां पे भी हल कर सकते हैं। हम इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने पास इक्वेशन है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। u प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो यहां पर हम 0 रख देंगे। s जो है कहां गया s, ये s है h बाई साइन थीटा 2h, तो ये रहा s की जगह h बाई साइन थीटा। ac की वैल्यू भी रख देते हैं, तो ये हो जाएगी g साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहां से साइन थीटा भाई ने साइन थीटा भाई को मार दिया, तो हो गया 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और v की वैल्यू जो हो जानी है यहां से वो हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 2gh स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये वेग आ गया आपका, इतने वेग से नीचे पहुंचेगा। अब एक और सवाल मन में है, सवाल मन में यह है कि यदि पिंड को अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं तो घर्षण की दिशा क्या होगी? क्या घर्षण नीचे लग रहा होगा अब या ऊपर लग रहा होगा? इस बात को देखना चाहते हैं तो इसे नोट कर लें, अभी इस बात को देखते हैं फिर। अब देखिए बच्चों, ये एक पिंड है, इस पिंड को लोटने, यहां पर याद रखिएगा मैंने बात करी है शुद्ध लोटनी गति की, यानी कि फिसलन नहीं हो रहा, कहीं भी गतिक घर्षण नहीं आ रहा है, आपका जो है प्योर रोलिंग मोशन है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मैं देखना चाहता हूं कि इस पिंड पर घर्षण लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी? क्या सोचते हैं आप लोग? अगर मान लीजिए कि यह आपकी दृढ़ पिंड नहीं होता, एक पार्टिकल होता जिसमें रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो क्या होती है उसमें घर्षण की दिशा? तो आप क्या करते? साहब ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो घर्षण नीचे की तरफ आएगा। तो क्या इसमें मैं कह दूं, क्या मैं कह सकता हूं कि घर्षण नीचे की तरफ लग रहा होगा? इस बात को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को सोचिए कि यहां पर कौन सा घर्षण आ रहा है, घर्षण कौन सा आ रहा है? क्योंकि शुद्ध लौटनी गति है, तो यानी कि ये पॉइंट जो है इसकी वेग, इसका वेग सरफेस के रेस्पेक्ट में 0 होगा, और सरफेस भी स्टेशनरी है, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट तो 0 है। तो फिसलन नहीं है, फिसलन अगर नहीं है तो बच्चों गतिक घर्षण तो नहीं आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन तो 0 है, काइनेटिक फ्रिक्शन जी 0 है, यानी कि गतिक घर्षण तो 0 है। तो कौन सा फ्रिक्शन पॉसिबल हो सकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है, स्थैतिक घर्षण हो सकता है, ये बात को ध्यान रखना है। अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है भी या नहीं है, तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपेक्षिक फिसलन की प्रवृत्ति है या नहीं है। ठीक बात है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, इस पे बाह्य बल जो कार्यरत है, असंतुलित बाह्य बल केवल mg sin थीटा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास का इस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन अगर मैं देखता कि नहीं है घर्षण, तब क्या होता? g sin थीटा। अगर मैं इसका बलाघूर्ण निकालता, इस पे लग रहा है सभी, घर्षण नहीं है मान लेते हैं, घर्षण नहीं है, तो इस पे कार्यरत सभी बल का बलाघूर्ण निकालूं तो भाई वो तो 0 आ रहा है। अगर वो 0 आ रहा है तो अल्फा तो 0 हो गया, क्योंकि टाउ क्या है? अगर घर्षण नहीं है, अगर नहीं है तो टाउ 0 है, अल्फा 0 है, अल्फा 0 है, तो क्या ए टेंजेंशियल बॉटम मोस्ट पॉइंट का AC माइनस अल्फा आर 0 होगा? नहीं रहा ना, वो तो जी साइन थीटा आ गया ना। तो जी साइन थीटा अगर है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपका जो ये है, अगर प्योर रोलिंग में है तो ये 0 होना चाहिए। वो किस तरीके से 0 हो सकता है कि कोई और बल आए जो इस जी साइन थीटा को कम कराए और इस अल्फा को बनाए, ताकि जिसकी वजह से ये 0 हो पाए। तो यही पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कि आपका AC माइनस अल्फा आर को आपको इधर 0 करना है, और वो तभी हो पाएगा जब ये वैल्यू आए। अभी तो फ्रिक्शन नहीं है तो ये 0 नहीं हो पा रहा। तो फ्रिक्शन यहां पे दिखा, यहां पर इस पॉइंट की टेंडेंसी हो गई नीचे की तरफ स्लाइड करने की। मैं यही तो टेंडेंसी हो गई अगर फ्रिक्शन नहीं है तो।
अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा से इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड करने की। तो इस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, इस प्रवृत्ति का विरोध करने के लिए आपका स्थैतिक घर्षण आ जाएगा। और वो स्थैतिक घर्षण जो है ये भाई यहाँ की तरफ टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा। हाँ जी दोस्तों, यदि शुद्ध लोटनी गति हो रही है, बॉडी आपकी अनंत तल पर यानी कि पिंड आपका अनंत तल पर ऊपर की तरफ गोल गोल घूमते हुए जा रहा है, तब भी घर्षण ऊपर ही आएगा। इस बात को याद रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। याद तो रखने की जरूरत ही नहीं है, फिजिक्स में कुछ याद नहीं रखना होता। अगर आपको बेसिक क्लियर है, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि आप कर लोगे। देखिए जेईई मेंस और एडवांस में क्या चेक किया जाता है आपको बताऊं, सारी बातें बहुत सारी सीखते हो आप, कभी किसी यूट्यूब चैनल पे कोई बातचीत होती है, मैं आपको बताता हूं मैं क्या सोचता हूं। जेईई मेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, इज ऑल अबाउट ये उस बारे में कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करे हुए हैं फॉर्मूले पे, कमांड आपकी अच्छी है, कितना जल्दी से आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। जेईई मेंस की है। जेईई एडवांस की बात करूं तो पेपर बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो देखते हैं कि आप क्या एक छोटी सी बात से क्या वो एनालिसिस करने के लिए एबल हैं। आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, आपके पास कुछ तथ्य हैं, उन तथ्यों को इस्तेमाल करके आपको कुछ क्रिएटिव यानी कुछ नई रचना करनी है। तो वो आपकी इसी एबिलिटी को देखते हैं कि आपको फैक्ट पता हो तो दी हुई प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन दीज फैक्ट्स। उन तथ्यों के आधार पर आप दी हुई समस्या को देख सकते हैं, अगर देख सकते तो हल भी कर सकते हैं। यही जेईई एडवांस है। और जेईई मेंस तथ्य आपको पता है, ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाएंगे, सीधे फॉर्मूला लगवाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन में और आपसे कैलकुलेशन आपकी चेक करेंगे। जेईई मेंस और जेईई एडवांस आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, आपकी शुद्धता कितनी है, सवाल में एरर ना करने की, इस चीज की जांच है। जेईई एडवांस जो है वो आपकी परख की जांच है, आपकी रचनात्मकता की जांच है, आप कितनी गहराई से चीजों को समझें इस चीज की जांच है। चलिए, तो स्किप कुछ नहीं हो सकता जेईई एडवांस के लिए। तो अब फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जेईई एडवांस लेवल की कुछ और बात करते हैं। अभी तक जितनी भी हमने गतिज ऊर्जा देखी थी या कोणीय संवेग पढ़ा था, याद करिएगा, स्थिर अक्ष के परिथा पढ़ा था। लेकिन अगर मुझे जानना है कि कंबाइंड मोशन, जब आपकी संयोजित गति है, स्थानांतरण गति तथा घूर्णन गति की, तो उस परिस्थिति में आपकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उस परिस्थिति में आपका कोणीय संवेग किसी बिंदु के सापेक्ष क्या होगा। ये दो गणनाएं हैं, ये बीएससी के लिए भी है, जेईई मेंस एडवांस के लिए भी है, और नीट वाले देख सकते हैं। पर अगर वो केवल कंक्लूडेड रिजल्ट को देख लें तो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो केवल कंक्लूडेड रिजल्ट भी देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ये डेरिवेशन पार्ट स्किप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना होगा, लेक्चर के एंड पे देख लेना, दोनों लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमको नेक्स्ट लेक्चर में समझना है कि कोणीय संवेग कैसे देखेंगे और आपकी गतिज ऊर्जा किस तरीके से लिखेंगे जब आपका रोलिंग मोशन है, और या मैं कहूं कंबाइंड मोशन है, ज्यादा अच्छे से कहूं कंबाइंड मोशन है। और एक और चीज भी देखनी है कि ठीक है, शुद्ध लोटनी गति हो गई, अब अगर शुद्ध लोटनी गति नहीं होती है तो स्लिपिंग होती है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं, उसे कहते हैं स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग एंड बैकवर्ड स्लिपिंग। तो वो क्या होती है देख लेते हैं इसको भी, ठीक है। अभी के लिए मैं चलता हूं, जय हिंद, बाय बाय।